सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्हें स्पेशली साइकोएनालिसिस की थ्योरीज डेवलप करने के लिए जाना जाता है। साथ ही उन्हें फादर ऑफ साइकोएनालिसिस भी कहा जाता है। फ्रॉइड ने सेट ऑफ थेरेप्यूटिक टेक्निक्स डेवलप की जो टॉक थेरेपी पर बेस्ड थी, दैट यूज द स्ट्रैटेजीज सच एज फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन। उनकी चाइल्ड सेक्सुअलिटी, लिबिडो एंड द ईगो की थ्योरीज 20th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल एकेडमिक कंसेप्ट्स में से एक समझी जाती हैं। हे गाइस, वेलकम टू अकेडमी ऑफ नॉलेज। आज की वीडियो में हम सिगमंड फ्रॉइड एंड उनके साइकोलॉजी के फील्ड में किए गए कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सिगमंड फ्रॉइड 6 मई 1856 के दिन चेक रिपब्लिक में पैदा हुए थे। जब फ्रॉइड 4 साल के थे तब उनकी फैमिली वियना शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने अपनी आगे की ज़िंदगी बिताई। फ्रॉइड एक एक्सेप्शनली गिफ्टेड चाइल्ड एंड एक्सीलेंट स्टूडेंट थे। उन्होंने वियना में ही एक मेडिकल स्कूल अटेंड किया। एज अ मेडिकल स्टूडेंट उन्होंने न्यूरोबायोलॉजी पर फोकस किया, जिसके अंडर ह्यूमंस एंड एनिमल्स के ब्रेन्स एंड नर्वस टिश्यूज़ की बायोलॉजी एक्सप्लोर की। फ्रॉइड ने 1881 में अपनी मेडिकल डिग्री रिसीव की, जिसके बाद वियना में ही प्राइवेट साइकियाट्रिक प्रैक्टिस शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने वेरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ट्रीट करने शुरू किए, जिससे ह्यूमन नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस की जर्नी को समझ सके। फ्रॉइड वर्कड एंड गेन्ड रिस्पेक्ट एज अ फिजिशियन। उन्होंने एक नया ट्रीटमेंट शुरू किया, जिसमें वो पेशेंट से उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते, जिससे उनका इमोशनल रिलीज, जिसे रिप्रेशन कहते हैं, ट्रिगर हो सके, विच इज़ नाउ वाइडली सीन एज द बेसिस फॉर साइको एनालिसिस। ऑल्दो उनकी थ्योरीज को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बट उनके उस टाइम के अदर साइकोलॉजिस्ट के साथ काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स भी रहे, जिनमें से एक कार्ल युंग भी थे। 1882 में फ्रॉइड ने मैरी मार्था बर्नी से शादी कर ली। द कपल हैड 6 चिल्ड्रन, जिनमें से सबसे छोटी एना फ्रॉइड आगे चलकर अपने फादर की ही तरह एक डिस्टिंग्विश्ड साइको एनालिस्ट बनी। 1896 में सिगमंड फ्रॉइड के फादर की मौत हो गई, जिसका उन पर काफ़ी असर हुआ। इस पेनफुल एंड कंफ्यूजिंग फीलिंग से डील करने के लिए फ्रॉइड डिसाइडेड टू एनालाइज हिमसेल्फ। फ्रॉइड पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी खुद की अनकॉन्शियस के अंदर झांकना शुरू किया और उसे समझने की कोशिश की। दिस इज़ हाउ ही डिस्कवर्ड what he called the royal road to the unconscious dreams, and he had developed an odd but intriguing new method for exploring that road. अपने पेशेंट्स के सेशन पूरे हो जाने के बाद एवरी नाइट फ्रॉइड काउच पर लेटते एंड अपने ड्रीम्स एनालाइज करते। ही सर्टनली हैड प्लेंटी ऑफ न्यूरोसिस टू डाइसेक्ट। फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी सजेस्ट करती है दैट न्यूरोसिस के ओरिजिन पेशेंट के पास्ट में हुए डीपली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में छुपे होते हैं। उनका मानना था कि ओरिजिनल एक्सपीरियंसेस इंसान काफ़ी हद तक कॉन्शियसली भूल जाता है, बट ये एक्सपीरियंस अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। एंड फ्रॉइड का ट्रीटमेंट पेशेंट्स की उन एक्सपीरियंसेस को याद करने में एंड उन्हें वापस कॉन्शियसनेस में लाने में हेल्प करता था, जिसके बाद पेशेंट उसे इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली कन्फ्रंट कर सके। फ्रॉइड का मानना था ऐसा करके न्यूरोटिक सिम्टम्स से बचा जा सकता है। Some of the Freud's most influential theories included id, ego and superego। ये ह्यूमन पर्सनालिटी के 3 इसेंशियल पार्ट होते हैं जो लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पर डेवलप होने लगते हैं। फर्स्ट, इड, मीटिंग बेसिक नीड्स। इड पर्सनालिटी का मोस्ट बेसिक पार्ट होता है। ये हमारी मोस्ट एनिमलिस्टिक अर्जेस लाइक डिज़ायर फॉर फूड एंड सेक्स रिप्रेजेंट करता है। इड हमारी वांट्स एंड नीड्स के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सीक करता है, और अगर ये नीड्स एंड वांट्स पूरी नहीं होती तब इंसान टेंस, एंग्री एंड एंग्शियस फील करने लगता है। फ्रॉइड ने ह्यूमन पर्सनालिटी को एक आइसबर्ग के साथ कंपेयर किया। पानी के ऊपर हमें जो दिखता है वो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, बाकी सब पानी के नीचे छुपा होता है। सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, टिप ऑफ द आइसबर्ग कॉन्शियस अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करती है, एंड द बल्क ऑफ द आइसबर्ग जो पानी के नीचे है वो अनकॉन्शियस माइंड को सिंबलाइज करता है, जहाँ पर सभी हिडन थॉट्स,
डिज़ायर्स एंड मेमोरीज एग्जिस्ट करती हैं। सो इड अनकॉन्शियस माइंड में रिजाइड करता है। इड प्लेजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, विच इज़ द आइडिया दैट नीड्स शुड बी मेट इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, जब आप हंग्री फील करते हैं, प्लेजर प्रिंसिपल कुछ खाने के लिए डायरेक्ट करता है। जब थर्स्टी फील करते हैं, इट मोटिवेट्स यू टू ड्रिंक। बट ऑफ कोर्स सभी नीड्स उसी वक्त सेटिस्फाई नहीं की जा सकती। कभी कभी राइट मोमेंट या उन चीज़ों के एक्सेस का जो हमारी नीड्स फुलफिल कर सकती हैं वेट भी करना पड़ता है। नाउ सेकेंड, ईगो, डीलिंग विद रियलिटी। ईगो रियलिटी के साथ डील करता है। ईगो इड की डिज़ायर्स जो सोशली एक्सेप्टेबल हों उन्हें पूरी करने की कोशिश करता है। साथ ही कुछ डिज़ायर्स को डिले भी करता है एंड उस टेंशन से जो डिज़ायर की उसी वक्त पूरी ना होने पर फील हो रही होती है रिड होने में हेल्प करता है। थर्ड, सुपर ईगो। सुपर ईगो सबसे लास्ट में डेवलप होता है। ये सही गलत के बारे में जो मॉरल्स एंड जजमेंट्स होते हैं उन पर बेस्ड होता है। इवन दो कभी कभी सुपर ईगो एंड ईगो किसी चीज़ के बारे में सेम डिसीजन पर पहुंच जाते हैं, बट सुपर ईगो के डिसीजन के पीछे का रीज़न मॉरल वैल्यूज़ पर बेस्ड होता है, जबकि ईगो का मोस्टली इस पर बेस्ड होता है कि दूसरे क्या सोचेंगे या फिर इस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सुपर ईगो का वायलेशन गिल्ट एंड एंग्जाइटी भी क्रिएट करता है। फ्रॉइड का मानना था सुपर ईगो 5 साल की एज के बीच बिल्ड होता है एंड ये पेरेंट्स के मॉरल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होता है। जैसे मॉरल स्टैंडर्ड्स पेरेंट्स के होते हैं, सेम वैसे ही बच्चे के मॉरल स्टैंडर्ड्स होते जाते हैं, जो आगे बढ़ने के साथ अदर रोल मॉडल्स पर भी डिपेंड होने लगते हैं। फ्रॉइड सजेस्टेड इड साइकिक एनर्जी का बेसिक सोर्स इसके पीछे का फोर्स होता है जो सभी मेंटल प्रोसेस ड्राइव करता है। ही बिलीव्ड इन पर्टिकुलर लिबिडो और सेक्सुअल अर्जेस एक साइकिक एनर्जी होती हैं जो सभी ह्यूमन एक्शंस ड्राइव करती हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। फ्रॉइड का मानना था बिटवीन द एज ऑफ 3 to 5, जो डेवलपमेंट प्रोसेस का नॉर्मल पार्ट होता है, सभी बच्चे ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। इस थ्योरी का नाम ग्रीक लेजेंड ऑडिपस के नाम पर रखा गया था, हु किल्ड हिज फादर सो ही कुड मैरी हिज मदर। नाउ, ड्रीम एनालिसिस। अपनी बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में फ्रॉइड बिलीव्ड दैट पीपल ड्रीम फॉर अ रीज़न। ही सेड ऐसी प्रॉब्लम्स जिनसे इंसान सबकॉन्शियसली स्ट्रगल कर रहा होता है एंड कॉन्शियसली डील नहीं कर सकता, उनसे कोप करने के लिए ड्रीम्स देखते हैं। ड्रीम्स एक इंसान की सोच के अकॉर्डिंग बनते हैं। उनका मानना था हमारे ड्रीम्स एंड मेमोरीज को एनालाइज करके उन्हें समझा जा सकता है, क्योंकि यही होते हैं जो सबकॉन्शियसली हमारे बिहेवियर एंड फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। Freud's theories were no doubt influenced by other scientific discoveries of his day, especially चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ने फ्रॉइड को ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और जानने के लिए मजबूर किया। सिंस देन फ्रॉइड का वर्क प्रेज बट एट द सेम टाइम हेविली क्रिटिसाइज्ड भी किया जाता रहा है, बट नो वन हैज़ इन्फ्लुएंस द साइंस ऑफ साइकोलॉजी एज इंटेंसली एज सिगमंड फ्रॉइड। उनके काफ़ी कंटेम्प्रेरीज को फील हुआ कि फ्रॉइड का सेक्सुअलिटी पर एम्फेसिस स्कैंडलस था। 1909 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया गया एंड अपनी बुक 5 लेक्चर्स ऑन साइको एनालिसिस के पब्लिकेशन के बाद ही था जब फ्रॉइड का फेम एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हुआ। फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस के ऊपर नंबर ऑफ ग्रेट वर्क्स पब्लिश किए, जिनमें से एक है 1895 में पब्लिश्ड बुक स्टडीज़ इन हिस्टेरिया, जो डिस्कस करती है दैट पेशेंट का पास्ट ट्रॉमा कन्फ्रंट करवा के एक साइको एनालिस्ट उस पेशेंट की न्यूरोसिस से रिड होने में हेल्प कर सकता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। आफ्टर अ सीरियस पीरियड ऑफ सेल्फ एनालिसिस इन 1900, फ्रॉइड पब्लिश्ड हिज नेक्स्ट बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, विच हैज़ बिकम हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, जो बताता है ड्रीम एनालिसिस करके अनकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है ये पता लगाया जा सकता है। The book was and remains controversial, producing such topics as Oedipus complex. Many psychologists say this work gave birth to modern scientific thinking about the mind and the field of psychology, psychiatry, and psychoanalysis. Then, 1901 में published
द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। इस बुक से सो कॉल्ड फ्रॉडियन स्लिप की शुरुआत हुई। फ्रॉडियन स्लिप मतलब एवरीडे राइटिंग एंड स्पीकिंग में हम जो वर्ड्स मिसयूज़ करते हैं एंड कभी कभी लोगों के नाम एंड कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स भूल जाते हैं, इन सब के पीछे के साइकोलॉजिकल मीनिंग जानना। एंड इन स्लिप्स को उन्होंने सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया, जिससे ह्यूमन डिज़ायर्स, एंग्जाइटीज़ एंड फैंटेसीज रिवील होती हैं। 1905 में पब्लिश्ड 3 essays ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी। फ्रॉइड का मानना था सेक्स ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को ड्राइव करता है। इन दिस वर्क ही एक्सप्लोर्स सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स एंड सोशल बिहेवियर विदाउट अप्लाइंग हिज कंट्रोवर्शियल ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। वर्ल्ड वॉर के आउटब्रेक के बाद नाजीज से बचने के लिए फ्रॉइड ऑस्ट्रिया छोड़कर इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने अपना आगे का वर्क कंटिन्यू किया। इसी दौरान उन्हें पता चला कि उनके माउथ में एक ट्यूमर हो चुका है, जो कुछ समय बाद कैंसर में कन्वर्ट हो गया। कैंसर के साथ लॉन्ग एंड पेनफुल बैटल की वजह से उन्होंने अपने डॉक्टर फ्रेंड से मॉर्फिन की लीथल डोज के साथ सुसाइड कमिट करने में उन्हें असिस्ट करने की रिक्वेस्ट की। एंड लाइक दिस, ऑन September 23, 1939 के दिन एट द एज ऑफ 83, फ्रॉइड डाइड बाय सुसाइड। सिगमंड फ्रॉइड्स कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी। फ्रॉइड की थ्योरीज़ के बारे में लोगों के डिफरेंट व्यूज़ होने के बावजूद देयर इज़ नो क्वेश्चन कि उनका साइकोलॉजी के फील्ड में काफ़ी इम्पैक्ट रहा। ही बिलीव्ड कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी मेंटल इलनेसेस के पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीज़न हो ही ऑल्सो बिलीव्ड कि कल्चरल डिफरेंसेस का ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर पर काफ़ी असर होता है। His work and writings contributed to our understanding of personality, clinical psychology, human development, and abnormal psychology. Well, फ्रॉइड की थ्योरीज़ के बारे में आज भी काफ़ी लोग स्केप्टिक हैं, बट स्टिल उनका वर्क साइकोलॉजी के फील्ड में लोगों को इन्फ्लुएंस करता आया है। 20th सेंचुरी में साइको एनालिसिस एक डोमिनेटिंग स्कूल ऑफ थॉट बन गया था, जो आज भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। सिगमंड फ्रॉइड का साइकियाट्री एंड साइको एनालिसिस के फील्ड में कंट्रीब्यूशन भुलाया नहीं जा सकता। वेल, दिस इज़ द एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।